संचालनालय मछली पालन विभाग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत व्यापम मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर FFI 24 भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा, जिसका एग्ज़ाम 23 मार्च 2025 को आयोजित किया जाएगा। इस वीडियो में मत्स्य निरीक्षक फिशरीज इंस्पेक्टर के सिलेबस का चैप्टर 3 कवर करेंगे। चैप्टर 3 है जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। इसके अंतर्गत हम सभी टॉपिकों को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। पहला टॉपिक है जलीय कृषि में चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रमों का इतिहास और वर्तमान स्थिति। पहले हम देखते हैं इतिहास। जलीय कृषि में चयनात्मक प्रजनन का इतिहास मुख्य रूप से 20वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ, जब मछली की तेजी से बढ़ती आबादी की आवश्यकता महसूस हुई। किस शताब्दी में शुरू हुआ? 20वीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शुरुआत में ध्यान मुख्य रूप से वृद्धि दर और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार पर था। इस पर था शुरुआत में मुख्य रूप से ध्यान वृद्धि दर और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार पर था। शुरुआती कार्यक्रमों में अक्सर सरल द्रव्यमान चयन विधियों का उपयोग किया जाता था। इसका उपयोग किया जाता था सरल द्रव्यमान चयन विधियों का। नॉर्वे में सैल्मन और इजराइल में कार्प जैसी प्रजातियों में उल्लेखनीय सफलता मिली। कहाँ? नॉर्वे में। वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान में चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रम कई जलीय कृषि प्रजातियों के लिए मानक अभ्यास है। आधुनिक कार्यक्रम उन्नत आनुवंशिक उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि जीनोम चयन और आणविक मार्कर। ये इंपॉर्टेंट है। स्थिरता और जलीय परिवर्तन लचीलापन जैसे नए लक्षण प्रजनन लक्ष्यों में शामिल किए जा रहे हैं। आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने और इनब्रीडिंग से बचने के लिए प्रजनन कार्यक्रमों में बढ़ती जागरूकता। आधुनिक प्रजनन कार्यक्रम आनुवंशिक सुधार के साथ साथ पर्यावरण में होने वाले बदलावों को भी ध्यान में रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है चयन विधियां और संभोग डिजाइन। चयन विधियों की बात करते हैं। द्रव्यमान चयन मास सिलेक्शन, सबसे अच्छे दिखने वाले व्यक्तियों का चयन करना, सरल लेकिन कम प्रभावी। यहां पर व्यक्तियों की जगह प्रजातियों का आएगा। ठीक है, प्रजातियों का चयन करना। ठीक है। पारिवारिक चयन फैमिली सिलेक्शन, परिवारों के औसत प्रदर्शन के आधार पर चयन करना, अधिक सटीक। व्यक्तिगत चयन इंडिविजुअल सिलेक्शन, व्यक्तिगत प्रदर्शन के आधार पर चयन करना, जब पारिवारिक जानकारी अनुपलब्ध हो। किस स्थिति में? जब पारिवारिक जानकारी अनुपलब्ध हो तब व्यक्तिगत चयन आवश्यक होता है। जीनोम चयन जीनोमिक सिलेक्शन, जीनोमिक डेटा का उपयोग करके प्रजनन मूल्यों की भविष्यवाणी करना सबसे उन्नत होता है। मार्कर सहायता प्राप्त चयन मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन, विशिष्ट जीनों से जुड़े मार्करों का उपयोग करना, लक्षित लक्षणों के लिए उपयोगी। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी चयन विधियों के अंतर्गत आते हैं। हम किस तरह से किसका चयन कर सकते हैं। संभोग डिजाइन के बारे में बात करते हैं। यादृच्छिक संभोग रैंडम मैटिंग आनुवंशिक विविधता बनाए रखने के लिए होता है। यादृच्छिक संभोग रैंडम मैटिंग। क्रमबद्ध संभोग एसोर्टेटिव मैटिंग, समान लक्षणों वाले व्यक्तियों का संभोग विशिष्ट लक्षणों को बढ़ाने के लिए। व्यक्तियों की जगह आप प्रजातियां इंक्लूड कर लीजिएगा। विपरीत संभोग डिसअसोर्टेटिव मैटिंग, विभिन्न लक्षणों वाले व्यक्तियों का संभोग विविधता बढ़ाने के लिए। यहाँ प्रजाति आएगा।
रोटेशनल संभोग, रोटेशनल मैटिंग इनब्रीडिंग से बचने के लिए उपयोग किया जाता है रोटेशनल मैटिंग का। पदानुक्रमिक संभोग, हायरार्किकल मैटिंग आनुवंशिक सुधार को अधिकतम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आनुवंशिकी और प्रजनन के सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम नियम, मेंडल के नियम, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, युग्मक निर्माण के दौरान एलील अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, विभिन्न जीनों के लिए एलील स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं। प्रभुत्व का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, विषम युग्मजी स्थिति में एक एलील दूसरे पर हावी हो सकता है। मेंडल के नियम आनुवंशिक वंशानुक्रम के आधार हैं। मेंडल के नियमों का उपयोग करके हम संतानों में विशिष्ट लक्षणों की संभावना की भविष्यवाणी कर सकते हैं। हार्डी वेनबर्ग नियम और इसका महत्व अगला टॉपिक है। हार्डी वेनबर्ग नियम एक स्थिर जनसंख्या में एलील और जीनोटाइप आवृत्तियां पीढ़ियों में स्थिर रहती है। ये हार्डी वेनबर्ग का नियम है। नियम 5 धारणाओं पर आधारित है। कोई उत्परिवर्तन नहीं, कोई प्रवासन नहीं, कोई चयन नहीं, यादृच्छिक संभोग और बड़ी जनसंख्या का आकार। ये 5 धारणाओं पर आधारित है हार्डी वेनबर्ग का नियम। नियम का उपयोग आनुवंशिक संतुलन में विचलन का पता लगाने के लिए किया जाता है। किसका? विचलन का पता लगाने के लिए। यह जनसंख्या आनुवंशिकी में एक आधारभूत अवधारणा है। यह विकासवादी परिवर्तन को समझने में मदद करता है। ये हार्डी वेनबर्ग का नियम था। नेक्स्ट है गुणसूत्र संरचना और विपथन। गुणसूत्र संरचना, गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्रों में जीन होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं। गुणसूत्रों की संख्या और संरचना प्रजातियों के बीच भिन्न होती है। गुणसूत्र विपथन की बात करते हैं। संख्यात्मक विपथन, न्यूमेरिकल एब्रेरेशन, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन जैसे पॉलीप्लॉइडी, एन्यूप्लॉइडी, ये संख्यात्मक विपथन है, न्यूमेरिकल एब्रेरेशन है। संरचनात्मक विपथन, स्ट्रक्चरल एब्रेरेशंस, गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन जैसे विलोपन, दोहराव, व्युत्क्रम, स्थानांतरण, ये संरचनात्मक विपथन के अंतर्गत आते हैं। गुणसूत्र विपथन आनुवंशिक विविधता और विकास में योगदान कर सकते हैं। गुणसूत्र विपथन कृषि और चिकित्सा में महत्वपूर्ण है। गुणसूत्र विपथन से रोग हो सकते हैं। ये था गुणसूत्र विपथन। अब बात करते हैं गुणसूत्र हेरफेर तकनीक, एंड्रोजेनेसिस, गायनोजेनेसिस और पॉलीप्लॉइडी और प्लॉइडी की पहचान। एंड्रोजेनेसिस केवल पिता के आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करके संतानों का उत्पादन करना एंड्रोजेनेसिस के अंतर्गत आता है। मादा आनुवंशिक सामग्री को निष्क्रिय कर दिया जाता है। प्रजनन कार्यक्रमों में शुद्ध वंशों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। गायनोजेनेसिस की बात करते हैं। केवल मां के आनुवंशिक सामग्री का उपयोग करके संतानों का उत्पादन किया जाता है। नर आनुवंशिक सामग्री को निष्क्रिय कर दिया जाता है। प्रजनन कार्यक्रमों में शुद्ध वंशों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीप्लॉइडी क्या है? गुणसूत्रों के सामान्य सेट से अधिक का होना पॉलीप्लॉइडी है। जलीय कृषि में वृद्धि दर और बांझपन में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है पॉलीप्लॉइडी का। ट्रिप्लोइड मछली 3N आमतौर पर बांझ होती है, जो ऊर्जा को वृद्धि में परिवर्तित करती है। कौन सी मछली?
ट्रिप्लोइड मछली 3N, ये आमतौर पर क्या होती है, बांझ होती है, ध्यान रखना। प्लॉयडी की पहचान, गुणसूत्र गिनती, क्रोमोसोम काउंटिंग, फ्लो साइटोमेट्री, डीएनए सामग्री विश्लेषण, डीएनए कंटेंट एनालिसिस, आइसोजाइम विश्लेषण, आइसोजाइम एनालिसिस इत्यादि के अंतर्गत हम प्लॉयडी की पहचान करते हैं। इन विधियों का उपयोग करके हम व्यक्तियों के गुणसूत्रों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं, प्रजातियों की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण। आनुवंशिक लिंग निर्धारण, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है क्या, XYZW, ठीक है, ये लिंग गुणसूत्रों द्वारा निर्धारित किया जाता है। मछली में विभिन्न प्रकार के लिंग निर्धारण तंत्र मौजूद हैं। लिंग निर्धारण में जीन की भूमिका तेजी से समझी जा रही है। पर्यावरणीय लिंग निर्धारण, एनवायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, तापमान, पीएच और अन्य पर्यावरणीय कारकों द्वारा लिंग निर्धारित किया जाता है। कुछ मछली प्रजातियों में तापमान लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या, तापमान इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पर्यावरणीय कारक लिंग निर्धारण में आनुवंशिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट, लिंग नियंत्रण। लिंग नियंत्रित आबादी का उत्पादन जलीय कृषि में महत्वपूर्ण है। मोनोसेक्स आबादी वृद्धि दर और मांस की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है। लिंग नियंत्रण के लिए हार्मोनल उपचार और आनुवंशिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। लिंग उत्क्रमण, सेक्स रिवर्सल, हार्मोन के उपयोग से लिंग का उलटना या लिंग को उलटना, ये लिंग उत्क्रमण, सेक्स रिवर्सल के अंतर्गत होता है। नर मछली का मादा में बदलना या मादा मछली का नर में बदलना शामिल है। मोनोसेक्स आबादी उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है इसका सेक्स रिवर्सल का। लिंक्ड मार्कर, सेक्स लिंक्ड मार्कर, लिंग गुणसूत्रों पर स्थित आनुवंशिक मार्कर है। लिंग निर्धारण के अध्ययन और लिंग नियंत्रण प्रजनन में उपयोग किए जाते हैं ये। नेक्स्ट है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार, हेटेरोसिस और संकरण प्रजनन कार्यक्रमों का डिजाइन, विभिन्न मछलियों में संक्रमण इत्यादि के बारे में जानेंगे इसमें। पहले जानते हैं संक्रमण के प्रकार के बारे में। अंतः विशिष्ट संक्रमण, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, विभिन्न प्रजातियों के बीच संक्रमण शामिल है इसमें। अंतरावैष्टिक संक्रमण, इंट्राजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, एक ही जीनस के भीतर विभिन्न प्रजातियों के बीच संकरण शामिल है इसमें। अंतरालैंगिक संकरण, इंटरजेनेरिक हाइब्रिडाइजेशन, विभिन्न जेनेरा के बीच संक्रमण किया जाता है, संकरण किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है अंतरालैंगिक संकरण के अंतर्गत, ठीक है, विभिन्न जेनेरा के बीच। हेटेरोसिस, संकर संतानों में माता पिता की तुलना में बेहतर प्रदर्शन, ये क्या कहलाता है, हेटेरोसिस कहलाता है। वृद्धि दर, रोग प्रतिरोधक क्षमता और मांस गुणवत्ता में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, हेटेरोसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आप तक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।